अस्सलाम वालेकुम। अब बाद में बोलना शुरू कर देते हैं। लेक्चर 78 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, आज मैं बच्चों से अभी फिजिकल से भी अर्ज कर रहा था, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें। एक छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो मैं बना के पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मेरी ईद की 5-6 छुट्टियां जो हैं उनकी प्लानिंग है। उसके अंदर आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। फिजिकल वालों को भी यूट्यूब पे और यहाँ पे प्ले करवा दूंगा, और ऑनलाइन वालों के पोर्टल पे भी रहेंगे। यानी कि लकीली आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं हो रही है। प्लानिंग कुछ इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हो। तो आप लोगों ने पढ़ते रहना है, लेट गो नहीं करना इस सेशन को। बाकी इंशाल्लाह कमी बेशी अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने किया था, बातें बंद। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमने किया था, करेंगे ना? साथ साथ पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना? हाँ, पढ़ेंगे तो पास होंगे भाई, ठीक है ना? अच्छा, पास होने वाले इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सुने, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमने किया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन, पानी तो डाल दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था। फिर क्वेश्चन बैंक 1 किया, उसमें प्रायर ईयर एरर था। फिर कल पास पेपर 1 किया, वो तो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। आज सवाल करते हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज भी है और प्रायर ईयर एरर की करेक्शन भी है, ठीक है जी। फिर इसका नोट उसने सिर्फ पॉलिसी चेंज का मांगा है। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये हम करेंगे, और थोड़ा सा अगर टाइम बच गया तो मैं मार्वलस को भी डिस्कस कर लूंगा। वैसे मार्वलस अटेम्प्ट किया था, हो गया था। आज 60-70% हो गया था। 60-70% हो जाए तो और नहीं IS8 की है, मेरी या अपनी है। बाकी एडजस्टमेंट तो हर सवाल में बरकत के लिए एक आधी ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, वो हमेशा ही होगी। आप 100 सवाल करके जाएंगे ना तो वो फिर भी आई हुई होगी एडजस्टमेंट। तो काबू में होना चाहिए 70% क्वेश्चन जो आपको आता होता है। भाई 20% की खैर होती है, वो वहां पे लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे जा रहा हूं। सही कह रहे हो तुम, आवाजें आ रही हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया ये। अच्छा जी, नहीं आप तो इधर रहेंगे, आप तो क्वेश्चन बैंक 2 पेज नंबर 400 पे क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। आप इस पे रहे, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने ओपन किया। अच्छा जी, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। The audited financial statements for the year ended 31 December 2014 disclosed that profit and retained earnings were 21 million and 89 million respectively. परसों इंशाल्लाह कैश फ्लो का मैं पहला टॉपिक आप लोगों को पहला लेक्चर करवाऊंगा। अब कैश फ्लो चूंकि बुक के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, तो जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस या होमवर्क में जो क्वेश्चंस होंगे वो एक हैंडआउट में आज बना लूंगा। वो हैंडआउट हफ्ते को फिजिकल वाले बच्चों को मैं हार्ड फॉर्म में दे दूंगा, और टीए के पास भी अवेलेबल होगा, लेकिन आपको हार्ड फॉर्म में दे दूंगा मैं। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं वो PDF बना के अटैच कर दूंगा। जब तक के बुक ना आ जाए, चले हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे उसी में से, ठीक है ना जी। वॉल्यूम 2 के अंदर है चूंकि कैश फ्लो, तो कैश वॉल्यूम 2 भी आया नहीं। अच्छा जी, ईद के बाद आ जाएगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको जितने सवाल करने हैं कैश फ्लो के, वो ऑलमोस्ट कैश फ्लो का पूरा चैप्टर, लेकिन जितने क्वेश्चंस करने वाले होंगे उसमें से वो मैं अलग से आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। आपको फोटो, आपको हार्ड कॉपी दे दूंगा और वाले बच्चों को PDF, ठीक है। अच्छा जी, the audited financial statements of 14 disclosed profit of 21 and retained earnings of 89 and the draft for the year show a profit of 15 million। हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर 15 पे, और वो कह रहा है 31 दिसंबर 15 वाले साल के लिए हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम वाला एक्सट्रैक्ट बना दो चेंजेस इन इक्विटी का। सिर्फ ये रिक्वायर्ड, यानी कि स्टेटमेंट इन इक्विटी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग्स वाला कॉलम बस, ठीक है, सही है। अच्छा, अब डाटा सवाल के अंदर कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया, आगे कह रहा है हाउ फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। वो तो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो सवाल की समझ ही नहीं आ रही। सवाल स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। हमें आदत है इस तरह के सवालों की जिसमें इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 में खड़े हैं तो 3 और 2 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और 3 में खड़े हैं तो 3, 2 और 1 की बैलेंस शीट गिवन है। अब इस सवाल के अंदर तो सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, तो इसको जरूरत नहीं है पर्चे में ऐसा करने की, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की तरह से बनाने लगा हूं, ठीक है। डाटा को, ठीक है। 15 में खड़े हैं तो 15 ड्राफ्ट है और 14 ऑडिटेड है, ऐसे ही है। अच्छा, 15 का प्रॉफिट सिर्फ गिवन है और 14 का प्रॉफिट भी गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी गिवन है, ठीक है। इसका मतलब अगर इस तरह का डाटा दिया होता तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जैसा बन जाता। प्रॉफिट एंड लॉस 15 का और 14 का, और बैलेंस शीट में 15, 14 और 13 की बैलेंस शीट में इक्विटी या लायबिलिटीज वगैरह या एसेट्स वगैरह गिवन होते थे, ठीक है। अब जो गिवन है डाटा वो तो इसमें प्लेस करें। सवाल में वो क्या कह रहा है जी, 21 मिलियन
14 का प्रॉफिट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और 89 उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, और 15 में 15 का प्रॉफिट है। बस इतना ही पता है, तो ये हम यहां पे लिख लेते हैं जी। 15 का प्रॉफिट, ठहर जाओ, 15 का प्रॉफिट कितना है जी? नहीं, 15 का प्रॉफिट 15 है, 14 का 21 है, और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 14 कितनी गिवन है जी? 89। ठीक है जी। उसके बाद हमें नहीं गिवन 15 की रिटेन्ड अर्निंग्स, हमें नहीं गिवन 14 की रिटेन्ड, यहां पे लिख लेना रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है। अब उसने हमसे 15 के साल में खड़े होकर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी है, ऐसा ही है? बोलो। तो 15 के साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी हो तो आपको पता है कि हम 15, अभी कुछ नहीं लिखना, तरतीब से बस सुनते रहें, चलते रहें, फिर सब कुछ आराम आराम से करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल में हम कहां खड़े हैं। तो स्टेटमेंट इन इक्विटी 31 दिसंबर 15 की बनानी है, तो आपने क्या करना होता है? ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग लिखना होता है, और वो ऊपर वाला क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 यहां पे लिख लेते हैं। फिर ये 31 दिसंबर 14 क्लोजिंग, वो 31 दिसंबर 13 लिख लें या 1 जनवरी 14 लिख लें, आपकी मर्जी है। पहले 2 दफा मैंने 1 जनवरी 14 लिखा था, 1 जनवरी लिखा था, आज 31 दिसंबर लिख लेते हैं। कॉन्फिडेंट रहे ना कि कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। अब सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है देखें, सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट देखें, प्रॉफिट 14 का भी गिवन है, प्रॉफिट 15 का गिवन है। ठीक है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स बनाने के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? 31 दिसंबर 13 की रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि सवाल में गिवन नहीं है। तो ये वाली फिगर हमें रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो? अच्छा, ये वाली फिगर निकालने के लिए हमें डाटा अवेलेबल है कोई? यही हमने क्वेश्चन बैंक 1 के अंदर देखा था कि अगर 14 के साल की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है और 14 के साल का प्रॉफिट भी गिवन है, और सवाल के अंदर पहली एडजस्टमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है जिसमें स्टॉक FIFO से एफको पे आया है, और दूसरी एडजस्टमेंट में एक करेक्शन ऑफ एरर की एडजस्टमेंट है, तो इसका मतलब डिविडेंड भी सवाल में नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम के अंदर 4 नॉर्मल चीजें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ओपनिंग, प्रॉफिट, डिविडेंड, क्लोजिंग। कोई अब नॉर्मल चीज हो तो वो क्या हो सकती है जी? ट्रांसफर हो जाए जर्नल रिजर्व में, या जो है वो रीवन सरप्लस से कुछ आ जाए रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो ऐसी अब नॉर्मेलिटीज तो सवाल खुद बताए तो होती हैं, वरना नॉर्मल 4 चीजें क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स की? ओपनिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड और क्लोजिंग, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है। अब हमारे सवाल में डिविडेंड है नहीं। 31 दिसंबर 2014 की रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल है 89, 14 वाले साल का प्रॉफिट भी अवेलेबल है, तो फिर हम रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना के ओपनिंग निकाल सकते हैं। ये हमने निकालना सीखा था, तो बस निकाल लो। फिर आप करो जरा, वर्किंग 1 छोटी सी करो। अच्छा, पहला सफा रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ दो, दूसरे सफे पे वर्किंग 1 लिखो। रिटेन्ड अर्निंग्स 31 दिसंबर 13 या 1 जनवरी 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स मुझे चाहिए, जल्दी करो। पहला सफा रिक्वायरमेंट के लिए, हालांकि आधे सफे पे रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो भी इसी सवाल का उसने नोट बनाने का कहा है, तो वो भी पहले सफे भी बना लेना फिर, ठीक है ना, क्वेश्चन 3 करके। इसलिए वर्किंग अगले सफे पे करो, जल्दी करो जी। वर्किंग 1 हमारी है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये देखो, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाना है। अच्छा जी, इधर देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स कौन से साल का बनाएंगे आप? रिटेन्ड अर्निंग लेजर 2014 का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये अकाउंटेंट वाला होगा, ये याद रखना। यानी गलत या सही जो भी है, गलत है तो सही तो हम खुद करते होते हैं ना। हमने फिलहाल सवाल में दिया हुआ डाटा, इधर देखो, इधर देखो, 3 में खड़े थे तो ना 3 की रिटेन्ड अर्निंग्स यूज की थी, ना 2 की रिटेन्ड अर्निंग्स यूज की थी, 1 की 31 दिसंबर 1 की रिटेन्ड अर्निंग से सवाल शुरू किया था, 1 की रिटेन्ड अर्निंग से सवाल शुरू किया था। तो चेंज इन इक्विटी तो इस फिगर से शुरू होती है। अब हमारे पास हम 15 में खड़े हैं, तो ना 15 की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए हमें सवाल करने के लिए, ना 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, हमें चाहिए 13 की। कंपैरिजन, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? ऐसे करो, बिल्कुल आमने सामने, ये तकरीबन, ठीक है ना? ऐसे कहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के साथ साथ चलेंगे। तो ये फिगर हमें चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए। तो फिर 14 वाले साल का अकाउंटेंट वाला
सवाल में दिया होता है, ये सवाल में गिवन था, इसको सही कर लिया था हमने। ये सवाल में जो गिवन होना चाहिए वो अकाउंटेंट वाला होना चाहिए, ये याद रखना। मिसाल के तौर पे वो कहे कि डिविडेंड है पर अकाउंटेंट भूल गया रिकॉर्ड करना, तो फिर आपने इस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करना, गलती सही करनी हो तो आप खुद करना। ये बात समझ रहे हो ना, अकाउंटेंट वाला, ये अहम बात है। जल्दी करो, बनाओ, आप नहीं करना है सवाल, बस आइए सेठ मैंने तो करा दिया, अब आप नहीं किया करना है। कितने बच्चे कर चुके हैं, बाकी भी करें जल्दी से। जी बच्चों इधर देखो, हमें 31 दिसंबर 2014 का क्लोजिंग सवाल में गिवन है। फिर डिविडेंड आ सकता था, वो सवाल में है नहीं, गिवन था तो यहां पे लिख लेते। देख लो अब इधर, फिर 14 का साल है तो प्रॉफिट ऑफ 14 रिटेन अर्निंग्स में आएगा, वो सवाल में गिवन है 21 और यकम जनवरी 14 का ब्रॉड डाउन, फिर हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे और वो कितना है जी 68। ठीक है, तो ये 68 की फिगर हमने कैलकुलेट की है, सवाल में गिवन नहीं थी, ये हमने कैलकुलेट की है और सवाल का डाटा बिल्कुल वैसा ही बना लिया जैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 का था। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, तो मैंने कहा चलें जरा ये पर्चे में करने की जरूरत नहीं है, पर्चे में आपने सब कुछ डायरेक्ट ही करना है। पर्चे में ओहो रिटेन अर्निंग्स नहीं है, चलो 14 का प्रॉफिट गिवन है, 14 का क्लोजिंग गिवन है, डिविडेंड है या नहीं है वो भी नजर आ जाएगा, ये रिटेन अर्निंग्स का लेजर बना लेंगे, यहां से आपको ये फिगर मिल जाएगी जहां जरूरत पड़े। ये तो सिर्फ आपको ये इस पहले पैराग्राफ को मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया बस, ताकि आप इस तरह से इसको देख सकें। ये प्रॉफिट अर्निंग्स, ये देखो उसी तरह से पैसा का वैसा सवाल। क्वेश्चन बैंक 1 जो था वो तो था ही इसी तरह का ना, डाटा गिवन, लेकिन और उसमें भी ओपनिंग मिसिंग था एक, तो हमने निकाल लिया था। यहाँ पे डाटा स्टेटमेंट फॉर्म में था, मैंने पर्चे में नहीं बनाना है ऐसे बैठ के, तो आपकी सहूलत के लिए आपको जरा एक जैसे ही सवाल लगे सारे, कोई डिफरेंस ना लगे, इसलिए ये किया। ठीक है, आसिफ इंजीनियरिंग वैसे अच्छा सवाल था, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया आसिफ इंजीनियरिंग? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह इतवार वाले दिन जो लेक्चर अवेलेबल होगा, ठीक है, यूट्यूब पे फिजिकली भी यहाँ पे चलेगा और पोर्टल पे बच्चों को, उसमें आसिफ इंजीनियरिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है, पुरानी मेरी रिकॉर्डिंग है लेकिन अच्छा डिस्कस किया हुआ है। अच्छा बेटा 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, जब मर्जी आप, इसकी प्लानिंग इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, मेरे टाइम के ऊपर ही होगा, जो टाइम क्लास का था उसी में ही होगा। ले जी, सवाल यहां तक सीधा हो गया, सवाल सीधा हो गया। अभी तक मैंने जवाब की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, जस्ट सवाल सीधा किया। अब जरा क्वेश्चन पढ़े। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड, वो कहता है हाउएवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, एडजस्टमेंट होना अभी बाकी है। क्या? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है ना, कहा था आपको 5 या F को एक बार सिलेक्ट कर लो तो फिर उसको आप अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हो, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। और अगर इसको चेंज करोगे तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना पड़ेगा। तो अब उसने भी हमें 3 साल का डाटा दे दिया, 15 में खड़े हैं, 13, 14, 15 का डाटा दिया, तो 13 को भी सही करेंगे, 14 को भी सही करेंगे, 15 को भी सही करेंगे। रिट्रोस्पेक्टिवली कब तक जाना है? स्टैंडर्ड कहता है जहां तक जा सको। मिसाल के तौर पे 50 साल पहले ये कंपनी बनी थी, तो 50 साल का डाटा दे दे तो हम 50 साल को सही करेंगे। ठीक है, नहीं वो ओपनिंग एक ही दफा हो जाता है ना बेटा, ओपनिंग तो आप 15 और 14 की गलती 15 और 14 में सही कर लोगे, 13 से पीछे 500 साल भी हो तो ओपनिंग में सही हो जाते हैं वो। ठीक है ना, हाँ, तो समझा करो बात को। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है रिट्रोस्पेक्टिवली जाओ, कितना जाएं जी? जितना जा सको। आपने कहा जी 50 साल पुरानी कंपनी जरूर है पर हम पिछले 5 साल का रखते हैं, टैक्स वालों ने 5 साल का कहते हैं डाटा रखो। टैक्स पढ़ रहे हो आप लोग, 5 साल का, 3 साल का, जो भी है, चलो हमें टैक्स वाले कहते हैं 5 साल का डाटा रखो, हमारे पास तो सिर्फ 5 साल का डाटा है। स्टैंडर्ड कहेगा ठीक है 5 साल को सही कर लो। आपने कहा नहीं जी वो तो आग लगी थी 2 साल पहले तो सारा जल गया था डाटा, सिर्फ 2 साल का। स्टैंडर्ड कहेगा 2 साल पीछे, जितना प्रैक्टिकेबल है उतना वापस जाओ। आपने कहा जी आग पिछले साल के एंड भी लगी थी, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, वो कहेगा बस इस साल को सही कर लो, जहां तक जा सको जाना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे लिए क्या होगा? सवाल के अंदर डाटा जितना हिस्से का गिवन होगा हम फिर उसी हिस्से से सही करके लाएंगे। चेंज इन पॉलिसी है तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना है। प्रायर ईयर एरर है तो रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करके लाना है, जहां से काम शुरू हुआ वहां से ही सही करते हुए आएंगे। ठीक है, और अगर चेंज इन एस्टीमेट हो तो प्रोस्पेक्टिवली, चेंज एस्टीमेट हो तो प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, ये थेरी जो है ना, ये मैं जबानी पढ़ा रहा हूं, इसको मैं बिल्कुल भी किसी रिकॉर्डिंग में आपको अवेलेबल नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कैश फ्लो करवा के जाऊंगा ना तो 4-5 क्वेश्चंस ही होंगे जो मैं समझता हूं कि आप कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर किसी पुराने लेक्चर की, तो ही वो दिए हैं।
वापस आऊंगा तो ये चीजें खुद अपने सामने बैठ के फिर पढ़ाऊंगा, कुछ कमी बेशी जो होगी वो मैं करूंगा। तो ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ये सफे के ऊपर भी नजर आएगी किताब के अंदर, बातें यही पढ़ी हुई होंगी हमने, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि चेंज इन पॉलिसी मुमकिन नहीं है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। सिर्फ दो सूरतों में आप चेंज कर सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड ही बदल जाए प्रैक्टिस सेट 1, या मैनेजमेंट जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ये बेटर है पॉलिसी, अगर हम बदल के FIFO से FCO पे चले जाएं, यूजर को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां इसको कहते हैं वॉलंटरी चेंज। क्या कहते हैं जी? और वो स्टैंडर्ड वाला तो फिर मजबूरी हो जाती है ना, वो तो मजबूरन हमें चेंज करना पड़ता है अगर स्टैंडर्ड ही बदल जाए। लेकिन ये वॉलंटरी चेंज है, और वॉलंटरी चेंज के अंदर आपको स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि मैं बताऊंगा आपने रिट्रोस्पेक्टिव जाना या नहीं जाना। स्टैंडर्ड कहता है अगर अपनी मर्जी से आपने ये पॉलिसी चेंज की है तो फिर आपको लाजमी रिट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई करके लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है जी। The management of the company has decided to change the method for valuation of raw material from FIFO to FCO. The value of inventory under each method is as follows. अब जा रहे हैं हम FIFO से FCO पर, ठीक है। अब क्या असरात पढ़ रहे हैं जी? असरात कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं पढ़ते हुए कि 31 दिसंबर, अच्छा ये स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग, जरा ये तो डिसाइड कर लें। कैसे पता लगा आपको? वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और नीचे कह रहा है 31 दिसंबर 13। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 13, तो 13 का क्लोजिंग स्टॉक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 31 दिसंबर 14, 14 का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 जो है वो मेरे दोस्तों 37 से 35.5 पर आ गया, तो हाँ जी डिक्रीज हो गया बाय 1.5। अच्छा, 14 के साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 42.3 से 44.5 पे चला गया, तो 2.2 से इंक्रीज हो गया। और 15 का क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो गया बाय 4। ये इंपैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, आपको ना एक मैंने करेक्शन ऑफ एरर में ऐसे नहीं, हमने जोर लगाया था, 7 8 10 दिन लगा दिए थे, उसका अपना सवाल तो था ही था। IAS 8 में भी सारा वही चल रहा है, देख लो, 2-4 बातें बस पता हूं, बाकी तो सारा वही चल रहा है, सारे करेक्शन चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था परपेचुअल सिस्टम के अंदर कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो तो उसको प्रॉफिट पर उसको जो है ना क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर सोच लिया करो, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दिया करो, ठीक है। अब अगर 31 दिसंबर 13 का स्टॉक 1.5 से कम हो रहा है तो एंट्री क्या बनती है? स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ठीक है। और यही स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। बोलो, तो इसी का इंपैक्ट क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हुआ है तो फिर ऊपर यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग भी बनेगा ना, कम हो गया, लेकिन वो नहीं लिख रहा, बल्कि मैं तो ये भी नहीं लिख। अब वजह सुनो, क्या उसने हमसे ये कहा है कि इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो? तो कॉस्ट ऑफ सेल तो कहां जाता है? लाइन आइटम के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में। बोलो, क्या उसने हमें कहा है कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो? तो स्टॉक तो कहां जाता है? बैलेंस शीट। उसने तो हमें सिर्फ कहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दो, जिसके अंदर इस प्रॉफिट का, इस स्टॉक का इंपैक्ट जो है वो प्रॉफिट पर ही देख लें तो काफी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम अपना कुछ उसूल जो है वो रिवाइज करते हैं। एक तो उसूल वो है जो आपको मैंने लिखवाया था आज, मैं उस पिछली क्लास में ना उसको उठा के ले आया करीब ही, याद है वो उसूल? मैंने कहा था एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। वो जहां पे लिखा था ना वहां से उठा के मैं यहां पे ले आया, ठीक है। इनकम बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम कम हो तो प्रॉफिट कम होता है, ये यूज करते आ रहे हैं ना। एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसे ही आज क्लोजिंग स्टॉक का असर प्रॉफिट पे देखते हैं। आज 5-7 में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन रूल याद रखने के लिए एक जुमला ही करेंगे बस, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल मैंने बनाई, और पे 5 ओपनिंग स्टॉक है, 90 परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक 12 हो। 1 मिनट जरा, 5 जमा 90 माइनस 12, 83। ये 83 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। 83 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल पे क्लोजिंग स्टॉक का असर क्या पड़ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक इस कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने वाली फिगर है ना, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को 12 से ले जाता हूं, बढ़ा दो कुछ 17 पे, जैसे ही ये 17 पे गया कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? ये क्या हुआ? क्यों कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होने वाली फिगर है, ये जितनी बढ़ाते जाओगे कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। ये इंपैक्ट समझ में आया? अच्छा, अब इसको छोड़ो, चलो ये ऐसे ही कर लो। प्रॉफिट बताओ मुझे जरा। 17 और 22, क्या मतलब? अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं
तो उस वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो रही है ना, माइनस हो रही है, ठीक है, और सही है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, इंपैक्ट क्या नजर आया हमें, क्या नजर आया हमें, क्या नजर आया? वैसे मैंने बता दिया कॉस्ट ऑफ सेल का भी, लेकिन फिलहाल उसको पर्चे के लिए उसको याद नहीं करना। मैंने क्या बताया आपको कि कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन इनवर्स है, कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को 12 से बढ़ा के 17 करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल 83 से कम होकर 78 हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको फिर बस सोच लिया, यहां जरूरत पड़ेगा दोबारा सोचेंगे, फिलहाल इसको छुपा रहा हूं मैं। और उसूल क्या याद करना है हमने कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओ तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक, इधर से सोच लो, क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात सिर्फ कॉन्सेप्ट सारा दिया है, दिल तसल्ली ना हो ऐसे बैठ के एग्जांपल बना के प्रूफ कर लो। ये इस तरह से बात आपने नहीं याद रखनी, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल चूंकि कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, ये इतनी लंबी बात भी याद नहीं रहती हमें। हम तो सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब ये रूल हम लिख लेते हैं जी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। मैं क्यों ये सिखा रहा हूं आपको? देखो बच्चों, बात ये है कि ना मैंने बनानी इनकम स्टेटमेंट के कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करना है जाके, ना मैंने बनानी बैलेंस शीट के स्टॉक को हिट करना है जाके, मैंने सिर्फ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट देखनी है। तो 6 एंट्रीज क्यों करूं मैं? क्या बोला मैंने? 6 एंट्रीज बन रही हैं। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, 13 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री एडजस्टमेंट करोगे। यही क्लोजिंग 14 को ओपनिंग बनेगा तो ओपनिंग में एडजस्टमेंट, फिर 14 का अपना क्लोजिंग है उसकी एडजस्टमेंट, फिर वो 15 का ओपनिंग बनेगा उसकी एडजस्टमेंट, फिर 15 का क्लोजिंग सही हो रहा है, 5 बन रही है, 5 एंट्रीज बन रही हैं। तो ये 5 एंट्रीज करके जो काम करना है अल्टीमेटली वही डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट कभी कभी डायरेक्ट सोचना सीख लेना चाहिए हमें। आसान काम है ना, मुश्किल नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो ये कर लें, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है जी? डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए जरा इसको भूलते हैं और वो बात जो आपने कभी भी याद नहीं रखनी वो कर लें एक बार, क्योंकि एक बार तो प्रूफ करके ही आपको रूल लिखवाना होगा ना। एक बार लॉजिक शॉजिक दे के फिर पर्चे के लिए तो सिर्फ आपको पता है इतना सा तावीज ही होता है, लॉजिक सारी होती है। इसको 12 रख लो। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक को मैं छेड़ने लगा हूं। ओपनिंग स्टॉक 5 से बढ़ाओ, कितना बढ़ाना है? 10। फिर 5 का ही फर्क होगा ना, कुछ और फर्क, 9 कर लो। क्लोजिंग स्टॉक 5 से बढ़ के 9 हो गया, सेल का आंसर बताओ। क्या मतलब? अगर ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी? बोलो क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? बताओ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट, देखो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों अफराद कॉस्ट ऑफ सेल के घर के हैं। ये डिब्बा कॉस्ट ऑफ सेल का घर है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। ओपनिंग स्टॉक भी यहीं का रेजिडेंट है, क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं का रेजिडेंट है। एक माइनस होने वाली चीज है, ये जितनी बढ़ाते जाओगे इस कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है, और एक मकीन इसमें प्लस होने वाली चीज है, इसको जितना बढ़ाते जाओगे कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है। अच्छा चलो, ये तो वैसे ही आ गया। जी प्रॉफिट के बारे में बताना। क्या यानी ओपनिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट? अब ये दो बातें याद करेंगे तो पर्चे में दोनों ही भूल जाएंगे, ठीक है ना। बोलो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन। अभी तो लग रहा है सब याद है, कर लेंगे, बोल रहे हैं आप कर लेंगे याद। पता लगता है जब सारा पूरा सिलेबस सामने सर पे पड़ा होता है और फिर पर्चे में बैठे होते हैं और फिर पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होते हैं, क्या क्या प्रेशर्स होते हैं। तो दोनों बातें भी याद रखनी। प्रूफ कर दिया मैंने, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बोलो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। ओपनिंग स्टॉक को कभी भी याद नहीं करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का बस उलट है, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उस वक्त सोचेंगे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो फिर ओपनिंग स्टॉक उसको कम कर दे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है तो फिर उसको ऑपोजिट सोच लेंगे। याद सिर्फ क्या रखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। वैसे प्रूव दोनों हमने कर लिए। प्रूव हो गया? प्रूव हो गया ना, बस इसको मिटा दो। अच्छा जी, कहां थे हम थे यहां पे। हमने ओपनिंग स्टॉक को फिलहाल कांस्टेंट रखा हुआ है अपनी एग्जांपल में, ठीक है जी। 5 ही था, और क्लोजिंग स्टॉक को 12 से कहां गया था? 17 पे, 18 पे कर लो। चलो 12 से 18 पे गया। अच्छा तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी जरा? है 77, तो प्रॉफिट 23। तो बस हमने ये बात याद रखनी है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आसान है ना याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। और अगला रूल पता है क्या लिखना है? अगला रूल आपने ये लिखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 पीरियड
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर पीरियड, नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, ओके। ये दो रूल्स भी आज हमने अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिए। ठीक है, आपको हंसी आ रही है कि ये क्या बात है, हमें पता ही था क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनना है। अभी हांसा निकलेगा आपका अगर आपने इस बात को ध्यान से नहीं सुना तो। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम ना ये सारा काम 6 एंट्रीज की फॉर्म में कर सकते थे। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा टाइम जाया करूं आपका, और एक बार जरा सोच के एंट्रीज कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन टाइम जाया करना है। ये 13 का क्लोजिंग था, 13 के एंड पे 14 के अंदर पहले तो इसके ये क्लोजिंग ने ओपनिंग बन जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ओपनिंग भी कम हो रहा है। अब ओपनिंग कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की एंट्री है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब इसका अपना इंपैक्ट आएगा। इसका अपना इंपैक्ट 14 वाला क्लोजिंग है वो 2.2 से बढ़ रहा है। 14 का स्टॉक 2.2 से बढ़ गया तो स्टॉक बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई। अब ऐसे करोगे ना तो घूम फिर के कहीं गिरे पड़े होगे। हाँ, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया। हाँ, तो ये ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है ना बेटा। पिछले साल का क्लोजिंग जो बढ़ा था उसका असर आपने 13 पे तो ले लिया, उसने यही 13 वाले क्लोजिंग को, पुराने वाले क्लोजिंग को, इस 37-13 के क्लोजिंग को अगले साल 14 में ओपनिंग भी तो 37 ही बनाया होगा ना। आपने क्लोजिंग को तो 35 कर दिया, इंपैक्ट ले लिया, लेकिन इसने जब अगले साल ओपनिंग बनना है तो उसका इंपैक्ट भी तो लेना है। ये तो यहां पे लिखवाया था वो भाई जो हंस रहे थे, मैंने कहा था इनको कि हंसो मत, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर पीरियड। ये ध्यान से सोचने वाली चीज है। अच्छा, एंट्रीज भी फिर करेंगे। देखा ना कैसे फंसते फंसते इधर नजर आ रहे थे। ये करने के लिए ही की थी, ये डिस्कस तो करनी है, लेकिन सिर्फ 1-2 बार बोल के कहूंगा बस समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी ऐसे नहीं करना। करना क्या है, वो जो उसूल लिखवाया, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, दैट्स इट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर। तो क्लोजिंग और ओपनिंग का इंपैक्ट प्रॉफिट पे ऑपोजिट होता है। अगर क्लोजिंग बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है तो ओपनिंग के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। सवाल खत्म। अब लॉजिक्स के लिए तो मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूं और क्लास के एंड तक हर चीज समझा के भी भेजूंगा, लेकिन कल तक वो सारी चीजें भूल जानी है। याद रहना है तो सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट। पर्चे में यही पास कराएगा। लॉजिक आपको दे देता हूं बेटा, लॉजिक क्या है वो तो ईमानदारी से पूरी बात समझा दूंगा आपको, लेकिन पर्चे तक ये ना याद रहना, और अगर रह भी गया तो पर्चे में नहीं याद रहना फिर। ठीक है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। ओके, सही है, सही है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर, और ओपनिंग का ऑपोजिट हो जाएगा उसी के। सोचा क्लोजिंग पे हुआ होगा, ओपनिंग के लिए नहीं, फिर ओपनिंग के लिए सोचेंगे नहीं, वो सिर्फ उलट कर देंगे। कैसे, अभी देखो। हम एंट्रीज करने की बजाय, इस तरह से 3 साल की एंट्रीज करने की बजाय ऐसे एक एंट्री करें। मैंने कहा इससे जान छुड़ा लो। एंट्रीज बोलोगे तो करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हो सकता है नोट बनाते हुए थोड़ी सी बात करनी भी पड़े, लेकिन अभी तो जान छूटती है भाई। अभी तो सिर्फ प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखना है स्टॉक्स का, और वो हमने देख लिया कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। बड़ा आसान काम। हमने एंट्रीज करने की बजाय एक वर्किंग ओपन की जिसका नाम क्या रख दिया, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। किस चीज का इंपैक्ट, एडजस्टमेंट 1 का। एडजस्टमेंट 1 का इंपैक्ट, एडजस्टमेंट 1 क्या है जी, फाइफो से एफको पे गए। अब देखना 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 से कम हुआ। सबकी तवज्जो इधर हो। 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 से कम हुआ, तो 31 दिसंबर 13 का प्रॉफिट भी 1.5 से कम हो जाएगा। क्यों नक्का, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट। तो यहां पे हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13, बस डिक्रीज क्या, इतना लिख दिया काफी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 को हमने कम किया तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आया, वो भी कम हो गया। आगे बढ़ो। 14 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 से बढ़ गया है, इंक्रीज बाय 2.2। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014 क्या हुआ है, 2.2 से बढ़ा है। ठहर जाओ, फिलहाल सिर्फ क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 1.5 से कम हुआ तो प्रॉफिट भी 13 का कम, डायरेक्ट रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 14 2.2 से बढ़ गया तो प्रॉफिट ऑफ 14 भी 2.2 से बढ़ गया। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15 ये 4 रुपए से कम हुआ तो 15 का प्रॉफिट भी 4 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हो गई डायरेक्ट असूल की बात। अब 1 साल का क्लोजिंग बनता है अगले साल का ओपनिंग, तो आपने पर्चे में क्या करना है, ये क्लोजिंग है, ये अगले पीरियड में ओपनिंग बनना है ना, आपने इसी फिगर को आगे लिख लाइन चेंज कर देना है, पर्चा पास हो जाएगा। प्रूव मैं करके आ चुका हूं पीछे एग्जांपल के अंदर। ठीक है ना। देखो उसने 37 का क्लोजिंग 13 में बनाया था, आपने उसको कहा कर दो 35, तो 13 के प्रॉफिट पे तो आपने असर डाल दिया, लेकिन उसने तो वही 37 अगले साल 14
ओपनिंग बनाया था ना, तो इसका मतलब आपको फिर यही क्लोजिंग ऊपर ओपनिंग बनाया हुआ है, तो इसका इंपैक्ट ओपनिंग पे भी लेना पड़ेगा। तो 14 पे उसका इंपैक्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर एंट्री सोचने बैठ गए तो फिर गए। सादा सी बात याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। आसानी से आपने लिख लिया 1.5। अब इस क्लोजिंग ने अगले पीरियड का क्या बनना है, ओपनिंग। तो ऐसे करके लिखोगे, देखो आंखें बंद है मेरी, सही नहीं, बस साइन चेंज कर दिया, अगले साल में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 2.2 14 का क्लोजिंग है, ये 15 का ओपनिंग बनेगा। एक मिनट ठीक है, वो मुझे आप लोगों ने तस्वीर खींचनी होती है ना जी, ये देखो, ठीक है। 15 का क्लोजिंग, 16 में ओपनिंग बनेगा, लेकिन 16 अभी हमारे सामने नहीं है, वरना ये भी आगे +4 के साथ आ जाना था, ठीक है, सही है। अब टोटल इंपैक्ट निकल आया हमारा 13 में 1.5 से प्रॉफिट ने कम होना है, 3.7 से 14 में बढ़ना है, और 6.2 से कम होना है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं एंट्री से समझा भी सकता हूं अभी, लेकिन फिलहाल समझाने का दिल नहीं कर रहा। वैसे दिल कर भी रहा है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, सिर्फ 14 को सुनो। 14 में 2 आ गए ना, इसको सुनो। ये जो अभी यहां पे एंट्री की थी, कहां गई, तो फिर कर लेते हैं। 2013 के एंड पर आपने स्टॉक को बढ़ाया या कम किया है? कम किया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट आपने कर लिया 1.5 से। अब 13 इज ओवर, ठीक है। लेकिन यही 13 जो है, लिखने का उसका इरादा ही कोई नहीं बन रहा। ये 14 का ओपनिंग बना, तो ये असर जब 14 में आया तो यही असर क्या हो गया, उलट। ओपनिंग स्टॉक कम हुआ पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ पड़ा है। ओपनिंग स्टॉक का कम होना, ओपनिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को, कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हो ना, ओपनिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेगा। ओपनिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेगा। अब इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 1.5 से कम होगी 2014 में आकर। ये मैंने नहीं सिखाया था आपको यहां पर, फिर प्रूफ करूं जाके। यही कह रहा हूं कि घूम फिर जाओगे, घूम फिर जाओगे, फायदा को नहीं। एंड पे कहोगे सर बस वही जो आपने कहा था ना वही ठीक है, अल्लाह अल्लाह माफ करे। प्रूफ तो हम कर लेंगे, प्रूफ तो हम भी करने लगे, ठीक है ना। मैंने यहां भी थोड़ी देर पहले कहा था, इसको कर लो कॉमन जी, इसको 12 ही रख लो। क्लोजिंग स्टॉक को कम करो, 5 से ले आए 3 पे, तो बताओ कॉस्ट ऑफ सेल क्या मतलब। क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाती है। इतनी चीजें सोचोगे तो होने दो, अब एक बार होने दो, ठीक है। चलो, अब पता क्या लगा कि ओपनिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है, तो यही तो मैंने लिखा है यहां पे, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कम, ठीक है। दूसरी चीज, इसी साल के एंड पर फिर इस साल के प्रॉफिट का इंपैक्ट आ रहा है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल कम, तो ये दोनों असरात क्रेडिट हो रहे हैं। स्टॉक पे तो इंपैक्ट डलना ही था, तो दोनों में कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई, कम। दोनों के असरात से कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई, कम। तो कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ये 2.2 और 1.5 यानी 3.7 से प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इतनी मुसीबत सोचने के बाद भी 3.7 पे ही पहुंचे हो, यहीं पे तो पहुंचे ना, 3.7 से प्रॉफिट को बढ़ा लो, ठीक है। तो इतनी लंबी सोचते सोचते तो घूम फिर जाओगे, ठीक है। हुई है क्रेडिट, हो गया डेबिट। बेटा असल में ना वो स्टॉक जो है पिछले पीरियड के एंड पे क्रेडिट होकर कम हो गया था। असल में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री के बारे में भी सोचो, जो मैंने आपको कहा था सिर्फ उलट लिख दें। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री असल में यहां पे आकर जो पढ़नी है ना, उसके असरात हम निकाल रहे हैं। एक मिनट, बेटा स्टॉक कम हुआ, आपने एंट्री पास की हुई थी, सुनो, आपने एंट्री पास की हुई थी स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 37 से 13 के एंड। आपने कहा इसको जरा सही करो, डेट से कम कर लिया आपने। अब वो स्टॉक डेट से कम हो गया, लेकिन 13 का क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री जो 37 के हिसाब से आपने की थी वो क्या थी, जरा सोचो। आपने 13 के एंड पे, यही कह रहा हूं, अभी घूमोगे फिरोगे, फिर एंड पे कहोगे माफी दे दो, वही करा दो। ठहरो, अभी तो पकड़े गए। अब सुनो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है इसके उलट। बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। उसने ये एंट्री कर रखी है 37 रुपए से। 13 के एंड पे इसने ये एंट्री की थी 37 से। सुनो हूं फंस गए हो तुसी। नहीं बेटा नहीं, ऐसे कैसे, ये पुरानी बात, कोई बात नहीं, सुन लो यार। देखो इस चीज के ऊपर भी तो आपको लाना है कि उस्ताद के बनाए हुए रूल को मान लें। थोड़ी सी लॉजिक सुन लो। अच्छा, ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि नोट बनाने में ये डिस्कशन यूज होनी है, तो पहले कर लें। और एडा में चंगा नहीं है मैं रूल ही लिखवांदा, ठीक है। सुनो 13 के एंड पे
पुराना क्लोजिंग, पुराना जो उसने किया हुआ था वो 37 था, उसने एंट्री पास की थी क्लोजिंग स्टॉक, मैं तुम्हारी नींद भगाता हूं अभी, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 37 से, ठीक है। और जब यही क्लोजिंग उसने 14 का ओपनिंग बनाया होगा, हाँ ओपनिंग पुराना, तो उसकी उलट एंट्री कही हुई है कि उलट सोचा करो, ठीक है। तो एंट्री क्या है जी, उसने एंट्री कर रखी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट 37 से। अब तुम समझने के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब हमने 13 को कहा क्लोजिंग स्टॉक को 1.5 से गिरा दो, कम कर दो, तो यहां पे आपने कर दिया स्टॉक क्रेडिट 1.5 से और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, यानी एक्सपेंस बढ़ाया, फिर कम हो गया, नजर भी यही आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये एंट्री पास की है तो क्या उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली वहां भी पास हो गई? वो उसने कर रखा हुआ है सारा कुछ, प्रॉफिट्स जो उसने निकाल के दिए हुए हैं वो उसने ओपनिंग 37 लेकर ही निकाला था। अब इस ओपनिंग को भी सही करो। अब इस ओपनिंग के अंदर 37 है तो इसको सही करो। अब करो, नहीं करो सही, अब ऐसे ना करो, अब करो सही इसको। बोलो बेटा बोल। कॉस्ट ऑफ स्टॉक को कर दो डेबिट 1.5 से और कॉस्ट ऑफ सेल को कर दो। अब ये तो है ओपनिंग पुराने को सही किया। अब दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्लोजिंग पुराना 14 का अब सही कर रहे हो, ठीक है। अब समझे हो? अब यहां पे नहीं, अब देखो यहां पे हमने क्या कहा कि उसने कर दिया है, सुनो उसने किया हुआ, ऐसे कैसे अब जान छूटेगी? सुन लो ना यार प्लीज बेटा, प्लीज, ये फायदा हो रहा है, इससे सबका फायदा हो रहा है, आगे नोट में काम आएगी बात। उसका सवाल वैसे भी डिस्कस होना था आगे जाके, मैंने कहा यही कर दो, एक सवाल भी हो जाएगा हल और नोट के अंदर फिर 2 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, 14 के एंड पे उसने 42.3 का स्टॉक रखा हुआ है, हम कह रहे हैं 44.5 पे ले जाओ, यानी उसने पुराना क्या किया, कितने गया? उसने पुराना क्या किया था जरा बताओ? 42.5 उसने एंट्री पास की हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल कितना? हम क्या कह रहे हैं, इसको ले जाओ कहां पे? अच्छा 3, इसको कहां पे ले जाओ? 44 पॉइंट, यानी कि स्टॉक को बढ़ा दो, बढ़ाओ जी स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डालो, कितने से? तो ये वाली बात मैं सिर्फ कर रहा था कि 14 वाले साल में कॉस्ट ऑफ सेल पे 2.2 का भी कम होने वाला इंपैक्ट है और 1.5 का भी कम होने वाला इंपैक्ट है। कहानी अब पूरी समझ में आ गई आपको। अब ऐसे ही ये 2.2 का फर्क अगले साल जब इस 42.3 ने ओपनिंग बना होना है, उसके वाले प्रॉफिट निकालते हुए तो वहां पे भी डलेगा। इसलिए 13 का असर 14 पे भी आया था, 14 का असर 15 में भी आया था। हाँ 15 क्लोजिंग का क्योंकि 16 था नहीं, इसलिए वहां पे नहीं जा सका, और 12 हमारे पास था नहीं कि वो 13 के अंदर आ सकता। अब बात समझो, थोड़ी सी तसल्ली हो गई। अब ये सारी बातें करने के बाद अल्टीमेटली क्या निकल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 13 का कम हुआ तो 13 का प्रॉफिट भी कम हो गया। क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। आगे आए, पहले हमने ये सोचा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ गया क्योंकि एक्सपेंस कम हुआ है। फिर ऐसे ही 15 पे क्लोजिंग सोचा, फिर हमने कहा इसका इंपैक्ट अगले साल पे उलट कर दो, यहां पे स्टॉक कम, कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट कम हुआ था तो यहां पे प्रॉफिट को बढ़ा लो। अल्टीमेटली बात यहीं पे पहुंची थी। अब इतना सोच के परिचय में अगर आपने किया ना तो फिर काम हो गया, फिर कोई और सवाल तो नहीं होगा। इसलिए आपको कहा सादा बात याद रखो, क्या? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। ये सारी कहानियों से बात यही निकली इतनी सी। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा प्रॉफिट भी कम होगा। ये करने के बाद अगला रूल क्या लिखवाया? क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे नहीं कहा था कि तुम हंसो मत, ठीक है। अब देखा ऐसे मुंह चिपक गया तुम्हारा आपस में। तो क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। ये एक बार लिख लोगे। अब सिंपल अगला रूल लिखवाया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट है एग्जैक्ट वही अमाउंट ऑपोजिट साइन के साथ अगले साल में लिख लेना। इससे आगे कुछ नहीं है, इससे पीछे ये सारी बातें थी, ठीक है। तो ये सारी बातें छोड़ो, फजूल है ये बातें। बात तो सिर्फ यही है काम की, ठीक है। उसके बाद यहां से सवाल समझ तो आ गया ना, लॉजिक समझ आ गई। लॉजिक समझी हो ना, जरूरी है बेटा, वरना शायद आप रूल उतना ट्रस्ट ना कर सकें। और दूसरी बात, ये मैंने नोट में यूज भी करना था ना असल में, वहां पे तो चूंकि नोट के अंदर तो उनको बताना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या असर पड़ा, और तो वहां पे फिर दोबारा बात नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे जुगाड़ ही बताऊंगा, लेकिन वो वाली बात जरा यूज हो जाएगी। जी देखें जी, आप सही है। 13 में क्लोजिंग स्टॉक 1.5 से कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। 14 क्लोजिंग 2.2 से बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। 15 का 4 से कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। ये लिखने के बाद 13 का एग्जैक्ट किधर गया? 13 का एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑपोजिट साइन के साथ, 14 का एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑपोजिट साइन के साथ। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ठीक है। ओके डन फाइन।
सवाल अब खत्म हो गया, ये बड़ा मुश्किल, इसीलिए तो ये सवाल मैंने करवाया खुद आपको, ठीक है। वैसे तो यहां तक गुजारा चल जाता, लेकिन अगला जो सवाल है ना कि इसी के पॉलिसी का नोट बनाओ, उसको फिर समझने के लिए ये सारी कहानी करनी पड़ती है जो पहले ही कर दी है, ठीक है। लो भाई, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट भी है सवाल में, ठीक है। इन 2014 खड़े 15 में, चुप कर जाना यार, खड़े 15 में है और वो कह रहा है 14 में कुछ हो गया। कंपनी परचेज द प्लांट फॉर 100 मिलियन, लग रहा है प्रायर ईयर एरर है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन। हाइब्रिड वालों समझ आई थी जो बात की है, समझ आई है सबको? हैवी हो गया ना काम, हैवी है। कहा तो था उस्ताद की बात मान लिया करो, रूल याद कर लो। ओ भाई, ओ वो करनी थी बात, वो उसकी बरकत से तुम सब ने समझा है, और जिनको अभी तक नहीं समझ आया उनको अब मजीद नोट में जाकर उसकी अफादियत पता लगेगी और 1 मिनट में जो कमी बेशी है वो दूर हो जाएगी। ये सही, वो बेचारे को तो ऐसे ही मैंने आगे लगाया था, ये बात मैंने डिस्कस करनी थी, बहाना चाहिए था डिस्कस करने के लिए, वरना आपने क्या कहना था, सर बस ठीक है, रूल ठीक है सर, समझ आया, उसके बहाने से मैंने डिस्कस किया। अच्छा जी सुने, अब ये एक डेप्रिसिएशन है और एक ये सुनो, कहता है जी 100 रुपए का एसेट खरीदा, डेप्शन 25 रिकॉर्ड कर दी इंस्टेड ऑफ 10, यानी कि ओरिजिनल या करेक्ट, ये ओरिजिनल कह लें या करेक्ट कह लें, और ये रॉन्ग है, ठीक है। अब वो कह रहा है द एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 14, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 की छप के चली गई थी तो तब पता लगा। तो अब भाई डोरेमोन तो है नहीं कि 14 में जाके सही कर लोगे। तो सुनो, तो अब IAS 8 इसीलिए आया है कि अगर 14 की गलती, सुनो 14 की गलती IAS 10 पढ़ोगे FAR 2 में जाके, कुछ अर्सा होता है कि 14 की गलती अगर पकड़ी जाए फाइनेंशियल में भी हाथ में हो तो वहीं सही करके भेजो, लेकिन वो टाइम भी गुजर गया, पब्लिश भी हो गई है। तो IAS 8 इसीलिए आया था कि अगर 14 की गलती 14 में नहीं पकड़ेगी, 15 आ गया है तो फिर IAS 8 अप्लाई करो, ठीक है। तो हम कर लेंगे जी, गलती सही कर लेंगे। द एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। तो 10 मिलियन की डेप्शन होनी चाहिए थी, 25 की हो गई, तो 15 से एक्सेस चार्ज हो गई। अब इसको जब करेंगे रिवर्स, हाँ हम एंट्री नहीं करेंगे, एंट्रीज कर ही नहीं रहे थे। अब जब इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट की वर्किंग चल रही है तो इसको भी उसी पे ले लेते हैं, अगर एसेट अलग से बनाना होता तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अब सुने भाई, छुपा मत करो ना यार, किसी के पीछे ना छुपा करो, आई कांटेक्ट रखा करो सारे बच्चे जी। अच्छा सुने, डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है तो इसकी एंट्री होती है PPE डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, लेकिन एंट्रीज चूंकि कर ही नहीं रहे, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट की वर्किंग ओपन है तो उसी में ये भी कर दो। अब डेप्शन एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट ने बढ़ना है, तो आ जाओ इधर एडजस्टमेंट 2 के लिए अलग, ये अलग इसलिए कर दिया बेटा क्योंकि चेंज इन पॉलिसी का नोट मांगा हुआ था ना, मैंने पिछली क्लास के अंदर वर्किंग रखी है ऐसे। आप इकट्ठा भी कर जाओ तो डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट को पॉलिसी चेंज के नोट में ना ले जाना, क्योंकि ये प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो रही है, पॉलिसी का चेंज ये नहीं है, ये तो प्रायर ईयर एरर पता लगा उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने ना अलग टोटल कर लिया ताकि इसको यूज कर लूं अगले सवाल के अंदर, और डेप्शन इंपैक्ट यहां पर अलग से ऐड कर दिया। तो भाई रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है या चार्जिंग है? रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है, और 25 चार्ज कर गए, करनी थी 10, तो 15 का रिवर्सल किस साल में? देख लो 15 में नहीं, 14 की गलती है, 14 में ही सही करेंगे, तो 15 रुपए से डेप्रिसिएशन कम हुई तो प्रॉफिट 15 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जी टोटल 15 पे इंपैक्ट आ गया 6.2, 18.7 पॉजिटिव, 1.5 नेगेटिव। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। स्टार्टिंग पॉइंट वैसे हमने निकाल लिया हुआ है सवाल में, लेकिन इसका पता लग गया हमें। सुनो 15 की चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं तो 15 का प्रॉफिट इधर, 14 का प्रॉफिट इधर, लेकिन गलती तो मुसीबत मारी 13 में भी है, गलती पॉलिसी चेंज जो भी है, इसका मतलब को भी एडजस्ट करना है, तो फिर ओपनिंग 2 दफा आएगा, ओपनिंग 2 दफा लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और इसके दरमियान में आएगा। अच्छा सुनो, वैसे तो ना किताब के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर ऐसे लिखा होता है, अगर चेंज इन पॉलिसी हो तो यहां लिखा होता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और अगर एरर हो जाए तो यहां लिखा होता है इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। हमने जान ही छुड़ा ली, ब्रॉडर टर्म यूज कर ली, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, पॉलिसी का नोट है तो उसकी एडजस्टमेंट, एरर का नोट है तो उसकी एडजस्टमेंट, अलग अलग क्यों लिखें? क्या ख्याल है, आसानी हो गई ना। चलो अच्छा जी, अब ये है जी हमारे पास इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। 13 के प्रॉफिट की गलती को ओपनिंग में सही कर देंगे, 14 की गलती 14 में, 15 की गलती 15 में। अब 13 के साल में प्रॉफिट 1.5 से क्या हो रहा है, 1.5 से कम हो रहा है, नेट इंपैक्ट क्या पड़ा, 1.5 से 13 में प्रॉफिट कम हो गया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी इसका, 68। ये 68 हमने वर्किंग नंबर 1 में निकाला था, एग्जामिनर को बताएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये ओपनिंग 2 दफा आएगा दोस्तों, ओपनिंग में 2 दफा आना है क्योंकि
प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है। अब 13 के साल की गलती क्या है, 1.5 से सही करने का, 1.5 से प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम, तो 1.5 से अर्निंग्स को ही कम कर लो, तो कम करना है इनको 1.5 नेगेटिव। ठीक हो गया, बताओ जी टोटल 66.5, ठीक है जी। और ये बन जाएगा रीस्टेटेड। ये क्या है, रीस्टेटेड क्यों है, क्योंकि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास जा चुकी होंगी, हम तो इस वक्त 15 में खड़े। ठीक है, अच्छा आगे भैया आसान ही है। आगे पहले सवाल से गलत प्रॉफिट्स उठाओ, ये सवाल है हमारे पास, ये सवाल से गलत प्रॉफिट्स उठाओ। 14 का गलत प्रॉफिट कितने हैं, 21, वही पुराना सारा काम। बस इनकम स्टेटमेंट नहीं ना बनाई तो वो प्रॉफिट की गलती आज यहीं पे सही कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने नहीं बैठ जाएंगे कि पहले सही इनकम स्टेटमेंट बनाया वहां से सही, अगर रिक्वायर्ड होता तो पहले वो बना लेते और वहां से फिर फिगर लेके आ जाते, लेकिन आज रिक्वायर्ड चेंज नहीं कुटिया तो प्रॉफिट की गलती यहीं पे ब्रैकेट में सही कर लो। और ठीक है, तो 15 का गलत प्रॉफिट 15। अब लो भाई 14 में नेट में 18.7 से प्रॉफिट बढ़ गया, कमाल हो गया जी। 18 यहां पे आप वर्किंग का रेफरेंस भी दे सकते हो, यहां पे आप छोटा सा रेफरेंस दे दो, वर्किंग 2 में ये किया ना। अच्छा जी बोले, अब देखो ये 39.7 उसके पास जा चुका हुआ है और वो जा चुका हुआ है 21। अब वो 21 का प्रॉफिट देखेगा हमारा, अब इस दफा नजर आ रहा होगा 39.7, तो उसको बताना पड़ेगा भाई ये रीस्टेट हो गया, तो ठीक है ना, रीस्टेटेड है कि नहीं है, इज 39.7। लो भाई, तो क्लोजिंग 106.2 भी क्या हो गया जी, ये भी रीस्टेटेड है बच्चों। और चल यार इस मौके पे ना कर ऐसे भाई, रीस्टेटेड, मान गया, ठीक है, तो 3 बार रीस्टेटेड आ गया, डन। 15 के साल में क्या है जी, 6.2 से प्रॉफिट कम हो रहा है तो -6.2 और टोटल हो गया 8 इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखेंगे नहीं, और टोटल क्या आ गया है 97 कैसे, अच्छा 1115 आ गया, माइनस नहीं करना था ना, वो माइनस कर रहे थे। लें जी, ये सवाल फिलहाल तक तो हो गया, अब इसका पॉलिसी का नोट बना लेते हैं, चेंज इन पॉलिसी का नोट। कैसा लगा सवाल, असल में ना सवाल बहरहाल आसान ही था, लेकिन ये जो हमने सीखा है ना इसमें प्रॉफिट्स का इंपैक्ट, और ये बड़े ही कीमती एडजस्टमेंट है, ये किसी भी सवाल में आया अब आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। जी बेटा, एरर भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं बेटा, मिस्टेक की नेचर ऐसी थी ना, उसने ऐसी कोई बात नहीं की हुई कि कल की तरह से मैंने 5 से पर 3 डिस्कस किया तो उसमें क्या कह रहा था कि डेट गलत हुई है डेप्रिसिएशन की स्टार्टिंग की और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो फिर हमें मुसीबत पड़ गई, हर साल सही किया। लेकिन इसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है, वो कह रहा है जी बस 15 की डेप्शन जो है वो 10 की डेप्शन थी, 25 चार्ज हो गई। अब ऐसी कोई बात उसने नहीं की कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था या एसेट की कॉस्ट। बेटा वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि रेट वगैरह देकर कि जी आप अगली डेप्शन को भी सही करो। पहली बात तो यह कि सवाल की खामोशी में हम वैसे ही स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं, तो हम क्यों ये बात कहेंगे कि हमने गलत डेप्शन चार्ज किया तो अगली डेप्शन भी गलत हो गई होगी, जब तक खुद ना कहे मुसीबत में खुद को नहीं डालना। सवाल खामोश है, ना कोई रेट दिया ना कोई मेथड दिया, चुप करके बस देखो इस साल की गलती को सही कर लिया, आगे असरात क्यों लेते हो इसके। अगर एसेट को चेंज करवाता तो फिर वो रेट वगैरह देता और डेप्रिसिएशन भी करवाता चाहिए। बेटा ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, वैसा भी हो सकता था कि वो इसमें एसेट को गलत करा देता और रेट दे देता, चाहे स्ट्रेट लाइन भी होता तो हम फिर एसिड क्योंकि गलत हो जाता 14 में, तो 14 में भी डेप्शन सही करते और 15 सही करते। ये डिफरेंस होगा एडजस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, नोट बनाना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली चेंज इन पॉलिसी का। तो पहले अंग्रेजियां मारोगे, क्या अंग्रेजियां मारोगे, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज फ्रॉम FIFO टू FCO। सवाल से उठा के लिखा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज। अब देखो इसमें ना प्रॉफिट फरमाइशी प्रोग्राम था, पिछले सवाल में तो जान चढ़ाने के लिए प्रॉफिट पे इंपैक्ट ले लिया, लेकिन प्रॉफिट तो फरमाइशी प्रोग्राम है। प्रॉफिट कोई लाइन आइटम थोड़ा ही है, प्रॉफिट तो रिजल्टेंट होता है। लाइन आइटम किसे कहते हैं, सेल इज अ लाइन आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल इज अ लाइन आइटम, सेलिंग एक्सपेंस इज अ लाइन आइटम, एडमिन एक्सपेंस इज अ लाइन आइटम, फाइनेंस कॉस्ट इज अ लाइन आइटम। इनकम स्टेटमेंट मुझे बनाकर दिखाई थी लाइन आइटम्स, बैलेंस शीट के अंदर हर जो नॉन करंट एसेट पीपी इज अ लाइन आइटम। तो लाइन आइटम कौन सा हिट हुआ है इसके अंदर, तो भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, ये दोनों रिहायशी हैं कॉस्ट ऑफ सेल के, ये कॉस्ट ऑफ सेल का इलाका है और ये दोनों मकीन यहीं के हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की चेंज आए
ओपनिंग स्टॉक की चेंज आए वो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल वाले लाइन आइटम को हिट करती है। थोड़ी देर पहले वो भाई के साथ इसी तो बात कर रहे थे, और कॉस्ट ऑफ सेल के हिट होने की वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। अब एक तो है ये एंट्रीज के इस तरीके से सोचो, ये एंट्रीज के तरीके से सोचो तो क्या है, पूरी एंट्री करके सोचोगे कि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो गई 13 में 1.5 डेबिट, और इधर कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो गई। लेकिन ये एंट्रीज को सोचने के लिए कितने पापड़ बेले थे। अब तो एंट्री हुई पड़ी है, आपने ऐसे सोच लिया। एंट्री से सोचोगे तो पता है कैसे सोचा है, तो भाई कह रहा अभी भी समझ नहीं आई। ठीक है, समझना चाह ही नहीं रहा। अच्छा बच्चा समझना नहीं चाह रहा, वो अच्छा बच्चा है, वो समझना नहीं चाह रहा। वो कह रहा है असल मतलब की बात बताओ, तो मतलब की बात ही बताने लगा हूं। एक तो ये है कि एंट्रीज करके सोचो कॉस्ट ऑफ सेल, और एक ये है वापस आओ अपने इस इंपैक्ट वाली वर्किंग पे, और इस इंपैक्ट वाली वर्किंग पे वापस आके इधर देखो, यहां पे नहीं, टोटल इंपैक्ट बाद में देख भी लेते हैं। खैर, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने से प्रॉफिट चेंज हुआ है, क्योंकि दरअसल कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हुई थी। ठीक है ना। अब अगर प्रॉफिट 1.5 से कम हुआ है तो पक्की बात है इस स्टॉक की एडजस्टमेंट ने कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाया होगा, तभी तो कॉस्ट क्लोजिंग ये प्रॉफिट कम हुआ है। अब मैंने क्या कहा, ये पता है ये क्यों आसान लग रहा है, यहां से देख के क्यों आसान लग रहा है। 10 मिनट यहां पे खपते रहे हैं तो ये तो फिगर निकली पड़ी है ना, तो नजर आ रहा है हाँ कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज और कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज दोनों के साथ। अल्लाह के बंदो, ये सोचने में कितना टाइम लगा था। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में इंपैक्ट भी यहीं से सोचना है। मुझे ये बताओ कि चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, ये दोनों मकीन कॉस्ट ऑफ सेल की हैं। अगर स्टॉक की एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट डेट से कम हो रहा है तो पक्की बात है स्टॉक की एडजस्टमेंट ने कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाया होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाया, एक ऐसे सोचा और एक ऐसे सोचा, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाया। तो ये सोचने के लिए एंट्रीज करनी पड़ेगी, ये नहीं सोचना। लग रहा है अभी आपको ये भी आसान लगने लग गया, थोड़ा सा सर हम प्रैक्टिस करेंगे, पर मेरा मशवरा है मत प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट सोचना छुड़ाना। ठीक है, लो भाई, तो 1.5 से 13 का प्रॉफिट कम हुआ है तो पक्की बात है कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी। तो हमें यहां पर लिखा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, और 13 का तो बनाते ही नहीं इनकम स्टेटमेंट, चलो साइड पे हो जाओ। हाँ प्रैक्टिस तो होगी ना, अब वापस आओ। 13 का इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन चेंज इन पॉलिसी में जिस साल में खड़े हो वो साल प्रेजेंट करते हैं, जिस साल में खड़े हो वो साल प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है ना। उधर क्या हुआ भाई, अच्छा वाह मेरी क्लास की, चलो फिलहाल इनको चलाओ जरा इस क्लास को, ये चल जाएगी, क्लास चल गई होगी। उधर जरा जाके चेक भी करो मेरी, एक 2 मिनट में मेरी क्लास उधर जाके। भाई ये सही आवाज आ रही है, तस्वीर सही आ रही है, इस क्लास के अंदर एफर्ट बिल्कुल सही, एवरीथिंग इज ओके। हाँ आवाज सही आ रही है, तस्वीर भी सही आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही जाके चलाओ। अच्छा अभी कैमरा लगाएंगे भाई, अभी कैमरा लगेगा तो तस्वीर आएगी। ओके मैं भी आ रहा हूं इस क्लास से निकल के, उधर ही चेक करते हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, सुनो। और चुप करो ना, सुनो। 14 का साल कॉस्ट, चुप, 14 का साल कॉस्ट ऑफ सेल 3.7 से नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, प्रॉफिट 14 में आ गए, प्रॉफिट 3.7 से बढ़ रहा है। अब ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, दोनों मकीन कॉस्ट ऑफ सेल के हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो पक्की बात है एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ सेल कम हुआ होगा, तो डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, कितने से, 3.7 से। नेक्स्ट, ऊपर वाला लिखा रह गया वैसे ही, चलो कोई बात नहीं, आगे कम आ जाएगा जी। सॉरी वो पहले असल में आपको ये लिखना चाहिए था, बहरहाल कोई बात नहीं, खैर है, क्या फर्क पड़ता है जी। नेक्स्ट, 6.2 से आपका प्रॉफिट कम हुआ है और ऊपर एडजस्टमेंट पड़ी है सिर्फ स्टॉक की, तो पक्की बात है प्रॉफिट कम हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी। कितने से, 6.2 से। और प्रॉफिट तो आपको पता है आसान ही है, 14 के अंदर कॉस्ट यानी एक्सपेंस कम हुआ है तो 14 के अंदर प्रॉफिट में इंक्रीज आया होगा, फरमाइशी प्रोग्राम। 15 में कॉस्ट में इंक्रीज आया है तो 15 में डिक्रीज इन प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल की ऐसे नहीं एडजस्टमेंट डिस्कशन की थी। अच्छा नेक्स्ट, आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ने आना है, याद रखना ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाता ही नहीं है। तो ये जो आपने एडजस्टमेंट की थी ना, ये सिर्फ यही लिखना है आपने। 13 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 से कम हुआ, 14 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 बढ़ गया, 15 का क्लोजिंग स्टॉक 4 से कम हुआ। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं आता भाई, तो डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक 13 का कितना, 1.5, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2.2, और डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15, 4। और रिटेन्ड अर्निंग्स तो फिर आसान ही है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आप देखो ना, आप क्या करोगे, आप वही काम तो वही करना है आपने। इक्विटी जी डिक्रीज हो रहा है, अगर स्टॉक एसेट तो फिर डिक्रीज हो जाएंगी रिटेन्ड अर्निंग्स भी। 1.5 इंक्रीज हो रहा है एसेट, तो ये भी वो आप इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना, 2.2 से।
और 4 से। ठीक है, तो ये नोट को घर पे ट्राई करना। ये बैलेंस शीट वाला आसान था इसलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाया। ठीक है, और ये पिक ले लें, सिर्फ नोट की लेनी होगी अब तो पिक आपने। चलें, ठीक है जी। आप आसिफ इंजीनियरिंग भी कर लेना, मार्वलस भी कर लेना। आसिफ इंजीनियरिंग रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा और कल इंशाल्लाह आपको सिब्बी वाला सवाल डिस्कशन में मिलेगा। जिंदगी रही तो कल उस सवाल के साथ आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।